हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंत्योदय लॉ क्लासेस। आज हम जानेंगे क्लैट और एलेट के बीच में डिफरेंस क्या है। बिकॉज वेन एवर वी गो टू डिफरेंट स्कूल्स, वेन एवर वी इंटरेक्ट विद क्लास 10th 11th और 12th स्टूडेंट, उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी जो होता है यही होता है कि क्लैट क्या है, एलेट क्या है, क्या दोनों सेम एग्जाम है। बिकॉज आप क्लैट के लिए अपेयर करें या एलेट के लिए अपेयर करें, आप जाते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में ही है। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फीस है, कब एग्ज़ाम होता है, और क्लैट पहली बार कब हुआ था, ये भी सवाल होता है कि क्लैट एग्जाम इंट्रोड्यूस कब हुआ। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं क्लैट के बारे में। क्लैट स्टैंड फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, राइट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। उसके बाद जानते हैं कि या फुल फॉर्म इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। बेसिकली इट इज़ फॉर बोथ अंडर ग्रेजुएट कोर्स एंड पीजी है। ठीक है, जो बोलते हैं ना ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स, तो ये ग्रेजुएशन के लिए भी है और मास्टर्स के लिए भी है। तो अंडर ग्रेजुएट, इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ही रहेगा। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम फॉर पीजी ऑल्सो। ठीक है, विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन पीजी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस ऑल्सो। तो ठीक है, ये इट इज़ कंडक्टेड बाय कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। इट इज़ कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड और हर साल बस एक बार ये एग्ज़ाम होता है, कब, दिसंबर के महीने में। ठीक है, मूविंग ऑन, या ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लैट। पहले क्या था कि व्हेन फर्स्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलएस बैंगलोर वाज एस्टैब्लिश। ठीक है, तो हर उसके बाद द सेकंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिटी विच इज नालसार, ठीक है, विच वाज एस्टैब्लिश इन 1998, 10 साल बाद ऑब्वियसली। तो हर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो थी अपना अलग अलग एग्जाम लेते थे, अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट लेते थे। 2008 में जब 7 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक साथ आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, वी नीड टू कम टुगेदर एंड कंडक्ट एग्जाम, जिनका नाम पड़ा क्लैट। ठीक है, तो क्लैट जो था पहली बार 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें 7 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ ने पार्ट लिया। ठीक है, और वो उस समय जो क्लैट था 2008 में, वो कंसोर्शियम के द्वारा नहीं बल्कि प्रेजेंस ऑफ सेक्रेटरी एमएचआरडी एंड यूजीसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वो एमओयू साइन हुआ था उनके बीच में। ठीक है, 2015 में पहली बार कंसोर्शियम की बात हुई और 2019 में 26 तारीख मार्च 2019 में एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत कंसोर्शियम को मान्यता मिला और उसके बाद से क्लैट जो है कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो है, क्या वो आईआईटीज़ आईआईएम्स जो होते हैं जिनको फंड मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर यूजीसी वगैरह से, सेम गोज विद दी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़? तो नहीं, लेट अस मेक इट वेरी क्लियर कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो है स्टेट एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किए जाते हैं, यानी स्टेट स्टैट्यूट के द्वारा एस्टैब्लिश किए जाते हैं। तो उनका जो भी ग्रांट वगैरह है वो कहाँ से आता है, वो स्टेट से आएगा या फिर वो सेल्फ फंडेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि दे आर बेसिकली दे आर फ्रॉम स्टेट फंडेड, स्टेट दे आर एस्टैब्लिश थ्रू स्टेट स्टैट्यूट एंड दे आर ऑल्सो फंड गेटिंग ग्रांट्स और फंड फ्रॉम द स्टेट और थ्रू द फीस व्हाट स्टूडेंट पेज टू द यूनिवर्सिटी। ठीक है, और एक और ये तो हिस्ट्री रहा क्लैट का। ठीक है, एनएलयूज वर क्रिएटेड ऑन द पैटर्न ऑफ आईएम्स एंड आईआईटीज। इसका मतलब ये था कि जब आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं क्लास 10th के बाद, व्हेन यू वांट टू परस्यू बीटेक और यू वांट टू परस्यू मेडिकल इवन, तो आपके पास एग्जाम होता है कि आपका एक एस्पिरेशन होता है कि आई विल गो इनटू आईआईटी, आई विल गो इनटू आईएम, राइट, मतलब आई विल गो इनटू दिस एम्स और एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो उसी प्रकार से अब आप लॉ एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे, क्या है वो इंस्टीट्यूशन? तो पहले तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ से लोग लॉ परस्यू करते थे। बट ये एनएलयूज क्रिएट हुए ऑन द पैटर्न ऑफ आईएम्स एंड आईआईटीज, यानी एक वेल स्ट्रक्चर्ड लॉ एजुकेशन का पैटर्न जहाँ पे लॉ एजुकेशन के बारे में पढ़ाई होगी, एलएलबी के बारे में पढ़ाई होगी। और यहाँ पे क्या कि इट इज़ अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, कन्वेंशनल लॉ एजुकेशन क्या होता था बिफोर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, कि पहले आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन करना पड़ता था 3 साल का और उसके बाद आप लॉ परस्यू करते थे 3 साल के लिए, यानी आपको 6 साल का टाइम लगता था। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर जब स्टैब्लिश हुआ पहली बार, तो उसके बाद ये आइडिया है कि नहीं 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होगा। ठीक है, तो यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ लॉ डिग्री आपको 5 साल में मिलेगी। ठीक है, वो इंटीग्रेटेड कोर्स अलग अलग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में अलग हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में बीएलएलबी, बीबीएलएलबी है 5 साल का, कहीं कहीं पर बीकॉम एलएलबी भी है। तो इस प्रकार से है। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैट क्या है, कि आप क्लैट एग्जाम देते हैं तो यू गेट टू अपेयर इन 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो अभी प्रेजेंट में है। ये एक्सेप्टेड बाय अदर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल्सो। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेरियस लॉ कॉलेजेस विच एक्सेप्ट मार्क्स व्हाट यू स्कोर इन क्लैट एग्जाम, लाइक निर्मा, लॉयड लॉ कॉलेज एक्सेट्रा। देयर आर लॉट ऑफ सच कॉलेजेस। ठीक है, अब आप बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, कि क्लैट यूजी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात है, देयर इज नो अपर एज लिमिट। ठीक है, आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, आप अपेयर कर सकते हैं क्लैट में। देयर इज नो अपर एज लिमिट। ठीक है, और कौन कर सकता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि आप 10+2 यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। कितने परसेंटेज मार्क चाहिए आपको हायर सेकेंडरी में? 45%। ठीक, 40% इन द केस ऑफ एसी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 45% मार्क्स स्कोर करना है 10+2 में, और अगर आप एसी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स स्कोर करना है आपको। ठीक है, और हाँ, एक और क्वेश्चन आता है कि भैया सर मैं अगर क्लास 12 में हूँ, अभी बोर्ड एग्जाम हमारा नहीं हुआ है, तो क्या हम अपेयर कर सकते हैं एग्जाम में? बिल्कुल आप अपेयर कर सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट भी हैं, अभी क्लास 12 एग्जाम मार्च या अप्रैल में जो भी बोर्ड्स का एग्जाम होगा आपका, उसमें अपेयर करने वाले हैं, तो आप भी अपेयर क्लैट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, जो कि दिसंबर में होगा इस बार। ठीक है,
इफ हाँ, और ये कोई और इंपॉर्टेंट चीज़, इफ मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर्स एन इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स इन क्लैट 2025 द ब्रेक ऑफ टाई शैल बी बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर एंड ऑर्डर एज अंडर। तो कहने का अर्थ है कि अगर दो स्टूडेंट है या दो से अधिक स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स सेम है, तो जो रैंकिंग अलॉट होगी, हायर रैंक जिनका अलॉट होगा, उस किस बेसिस पे होगा, वो टाई ब्रेक करने का क्राइटेरिया क्या है। तो पहला है हायर मार्क इन द कंपोनेंट सेक्शन ऑन लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड में जिनका हायर मार्क्स होगा उनको ऊपर रैंक मिलेगा। हायर एज कंसीडर किया जाएगा, अगर दोनों नहीं हो पाता है इनसे भी, तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकालेंगे, ठीक है, वहाँ से कंसोर्शियम जो है हायर रैंक अलॉट करती है। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने घंटे का है, लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन पेपर के किस लैंग्वेज में आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो आपका एग्जाम होता है वो 120 मिनट का होता है। पहले जो क्लैट था शुरू में 200 क्वेश्चन होते थे उसमें, और 120 मिनट का ही होता था। फिर उसके बाद क्या हो गया, 150 क्वेश्चन हुए, 120 मिनट, और अभी के टाइम में क्या है कि 120 क्वेश्चन 120 मिनट, ठीक है। और जो लैंग्वेज है क्लैट का एग्जाम का वो इंग्लिश है, यानी कहीं पर भी हिंदी में या किसी और रीजनल लैंग्वेजेस में क्लैट एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। तो इफ यू वांट टू अपेयर इन क्लैट एग्जामिनेशन यू शुड नो इंग्लिश, राइट, मतलब यू शुड हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, राइट, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद होता है कि 2 घंटे का एग्जाम है, 120 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, ABCD, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे हर क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग क्या है कि अगर आप एक आंसर सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, एंड व्हेन यू डू वन रॉन्ग यू विल 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है, यानी एक सही पे 1 नंबर और एक गलत पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। उसके बाद है कि क्या क्या सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा क्लैट एग्जाम की तैयारी के लिए। तो पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, फिर है करंट अफेयर्स विच ऑल्सो इंक्लूड योर जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक, ठीक है। यहाँ पर हमने वेटेज जो है क्लैट एग्जाम का वो भी हर सब्जेक्ट से कितना वेटेज होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। यानी इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 20% ऑफ द पेपर रहेगा, करंट अफेयर से 25, लीगल रीजनिंग से 25, लॉजिकल रीजनिंग से 20 एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक से 10%, ठीक है। और इन सब्जेक्ट को एलोबरेटली हम लोग बताएंगे कि हर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन डिफरेंट वीडियो, राइट। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, क्लैट एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, एलिट एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने हैं, इन सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने हैं उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। विल ऑल्सो मेक वीडियो ऑन दैट। उसके बाद है कि कौन कौन से NLUs हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंटली देयर आर 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, देश में, पूरे देश में, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर वी हैव ऑल्सो मेंशन्ड, हैव अ लुक कौन कौन से NLUs हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। फिर सिलेबस ब्रेकडाउन, वही 5 सब्जेक्ट का नाम कि इंग्लिश लैंग्वेज में करंट अफेयर्स, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, लीगल रीजनिंग पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ना है। उसके बाद ये होता है ना कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कि एक बार हम क्लैट कर लें, लॉयर बन जाए, मतलब 5 साल की डिग्री पूरा करने के बाद हम लोग क्या क्या बन सकते हैं लाइफ में। तो ऑब्वियसली वट एवर यू वांट टू बिकम यू कैन, लाइक, मतलब ऐसा माना जाता है कि लॉ फील्ड में यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू एज अ करियर ग्रोथ, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या होता है, लिटिगेशन। ऑब्वियसली यू कैन गो इनटू लिटिगेशन। अब लिटिगेशन है क्या, इट इज़ बेसिकली प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट, राइट। कोर्ट में जो वकील साहब को आप लोग देखते हैं, दैट इज बेसिकली लिटिगेशन। देन देयर इज अ कॉर्पोरेट लॉ, यू कैन बिकम ए कॉर्पोरेट लॉयर वर्किंग फॉर डिफरेंट कंपनीज। जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हैं, यू कैन बिकम जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। यू कैन ऑब्वियसली go in legal academia like research. You can also become legal officers for various government sector, right, that also you can do. So there are a lot of opportunities after you become after you pursue your law education 5 year, ठीक है। अब आते हैं एलिट पे, राइट। क्लैट भी एग्जाम देकर हम लोग इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ पहुंच रहे हैं, एलिट के एग्जाम देकर भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ पहुंच रहे हैं। बस फर्क इतना है कि जब आप क्लैट एग्जाम देते थे तो 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हमने ऊपर में मेंशन किया था, वहाँ पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है, उनमें से किसी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। आप एलिट एग्जाम जब देंगे तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली है वहाँ पे आपका एडमिशन होता है। तो इट इज़ ओनली कंडक्टेड बाई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड इट स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड और 1 साल जैसे कि क्लैट भी होता है यूजली इन दिसंबर, ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप फॉरेन नेशनल है तो आपको सिर्फ एलिट का फॉर्म भरना है, यू डोंट हैव टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, यू हैव टू जस्ट फिल द फॉर्म, और यू हैव टू स्कोर अराउंड 65% ऑफ मार्क इन योर हायर सेकेंडरी। और इफ़ यू आर इंडियन सिटीजन ऑब्वियसली तो यू हैव टू स्कोर अराउंड 42% इन केस ऑफ OBC एंड 40% इन केस ऑफ SC ST या एंड PWD कैटेगरी ऑल्सो। इतना परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको हायर सेकेंडरी में स्कोर करना है। एलिट में भी अगर आप बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं अप्रैल के मंथ में या मार्च में, जब भी आपका बोर्ड्स के डेट्स आए, तो आप एलिट में भी एज अपीयरिंग स्टूडेंट भी आप अपीयर कर सकते हैं एग्जाम में। एंड वंस द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट, ठीक। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन्स का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीट मैट्रिक्स पे आते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि NLUT एक नेशनल यूनिवर्सिटी है जो एलिट कराता है, तो इसमें अगर आप एलिट एग्जाम अपेयर करते हैं तो क्या सीट मैट्रिक्स रहेगी। सबसे पहले है जनरल कैटेगरी के लिए यू हैव 50 सीट्स, OBC के लिए यू हैव 24, SCs के लिए 17, STs के लिए 8, EWS के लिए 11,
देन सब टोटल इज 110, यानी टोटल जो सीट्स है नंबर इज 120, यानी 120 सीट जो है एलिट में है, मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के पास। इस बार जो एलिट एग्जाम है आपका 8 दिसंबर 2024 को कंडक्ट होने वाला है। ठीक, एंट्रेंस टेस्ट, इसमें बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा एलिट के लिए। हमने क्लैट का भी डिस्कशन किया था ऊपर में, अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एलिट में कौन कौन सा सेक्शन है। इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 3 सेक्शन है मात्र, आपका क्लैट में 5 सेक्शन था राइट, बट एलिट में मात्र 3 सेक्शन है। ड्यूरेशन सेम है 120 मिनट। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 150 है, जबकि क्लैट में कितना था 120 था। तो यहाँ पर आता है सेक्शन ए इंग्लिश लैंग्वेज। सो यू हैव 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज में यू हैव 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग में 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वही है 0.25, जो कि क्लैट के लिए भी था कि अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा। इसमें उसमें था कि लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग हम लोग देखते थे व्हेन टाई ब्रेकर यूज टू हैपन। इसमें क्या होगा, पहले लॉजिकल रीजनिंग देखेंगे, अगर दो या दो से अधिक स्टूडेंट का सेम मार्क्स हो जाता है तो हायर रैंक अलॉट करने के लिए देखा जाएगा कि लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है। अगर उससे भी डिसाइड नहीं हो पाता है, मेरिट स्टिल रिमेन द सेम, तो फिर वही एज वाला क्राइटेरिया जो है वो देखा जाएगा कि जिनका हायर एज होगा उनको हायर रैंक अलॉट कर दिया जाएगा। अगर इफ स्टिल देयर इज नो चेंज इन मेरिट देन कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। ये फीस है, एंट्रेंस एग्जाम फीस जो है, आप फॉर्म भरते हैं तो अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो आपको 3500 रुपये देना है, अगर इस कैटेगरी से है तो आपको 1500 देना है, ठीक है। नहीं है, थैंक यू सो मच गाइस। ये होप योर होल क्वेरीज हैव बीन सॉल्व थ्रू दिस। Stay connected with us. We will come up with more videos on CLAT and ALET, also on the syllabus on different subjects. Thank you so much.